This is the third video of the chapter Our Environment. In this video, I will cover how do our activities affect the environment. Means human activities environment को कैसे affect करती हैं. So दो topics इसमें mainly cover हुए हैं. First topic क्या है? Ozone layer. ओजोन लेयर जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है यूवी रेस के लिए, वो कैसे डिप्लीट होती चली जा रही है और उसमें ह्यूमंस का क्या कंट्रीब्यूशन है डिप्लीशन में, एक ये टॉपिक है. दूसरा है कि इतना गार्बेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उस गार्बेज को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, कैसे सेग्रीगेट किया जा सकता है और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं. सो दीज आर द टू मेन टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर. एक चीज़ और है इस टॉपिक में कि देयर आर 7 एक्टिविटीज गिवन इन एनसीईआरटी और जो एक्टिविटीज हैं वो इस तरह से कुछ पूछा गया है कि छोटा सा एक केस स्टडी के फॉर्म में दिया गया है और उसमें क्वेश्चंस बेस्ड है. सो ऑल द एक्टिविटीज आर टेकन इन दिस वीडियो एंड it was explained and the questions are discussed here. So the first thing, how do our activities, हम as a human being environment को कैसे स्पॉइल कर रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज डंपिंग ऑफ द गार्बेज. वाटर बॉडीज में ऑयल स्पिल्स हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है. जितना गार्बेज है वो चला जाता है. जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से जो स्मोक निकल रहा है. देन द वेहिकुलर पॉल्यूशन हो गया, वाटर बॉडीज का पॉल्यूशन हो गया क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम या कुछ भी और तरह से वाटर भी वाटर में ऐड हो रहा है. एंड दिस इज वन प्रॉब्लम, ओजोन, right? Ozone depletion. So we are the integral part of the environment and changes in the environment affect us and our activity change the environment around us. जो change environment में होते हैं उससे हम भी affected है. बहुत सारी diseases हो रही हैं, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से ब्रोंकल एस्थमा तरह और वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत हैं. स्किन कैंसर्स बढ़ रहे हैं जो यूवी रेज अर्थ तक पहुंच रहा है. सो ये सारे इफेक्ट हमारे पर भी आ रहे हैं और हमारी एक्टिविटीज कैसे स्पॉइल कर रही हैं एनवायरनमेंट को. सो जो यहाँ पर टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ओजोन, कि ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, हाउ इट इज फॉर्म्ड. सो ओजोन बेसिकली वी विल सी इट इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 atoms of oxygen. Either it is O2 plus O, it forms the ozone, means O2 plus O forms the O3, right? So it is the ozone, deadly poisonous layer है. एंड वेयर इट इज फाउंड. सो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स यहाँ पे शो है, तो इसको अगर एक्सप्लेन करें पिक्चर्स को तो व्हाट वी विल गेट इट कि ये जो ओजोन यहाँ पर है, ओजोन की जो अर्थ है, अर्थ के बाद जो 10 किलोमीटर्स है, दैट एरिया वी कॉल इट एज अ ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फेयर का दिस पोर्शन इज नोन एज अ ट्रोपोस्फियर. एंड 10 to 50 किलोमीटर्स का जो एरिया है दैट वी कॉल इट एज अ स्ट्रेटोस्फियर. तो ओजोन की जो पोजीशन है, ये जो लेयर बनती है, ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में है, राइट? सो अब इसका जो पोजीशन है ट्रोपोस्फियर या थर्ड लेयर इसकी मेसोस्फियर है. सो यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में ओजोन लेयर है. अब ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है, मतलब दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ 11 किलोमीटर्स. सो ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर्स पर है, ये 11 किलोमीटर्स पर है. एंड स्ट्रेटोस्फियर के जो है वो 50 किलोमीटर्स तक है. तो जो सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको ये अर्थ तक नहीं पहुंचने देता. दिस इज द फंक्शन ऑफ ओजोन. तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो ओजोन को, मीन्स जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट A, B, C, ये ओजोन इसको प्रोटेक्ट करता है और ये अर्थ तक नहीं पहुंचने देता. अच्छा, अगर ये अर्थ तक आ जाता है तो इसका क्या कॉज करता है? ये स्किन कैंसर एंड आई इरिटेशन. तो बेसिकली जो आजकल स्किन कैंसर के केसेस आ रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जो क्रीम्स मॉइस्चराइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो यूवी प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी रेस को प्रोटेक्ट करते हैं. तो यूवी रेस को अगर डायरेक्टली अगर हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है तो स्किन कैंसर कॉज करता है. सो बेसिकली अगर अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुंच जाए तो इट कैन कॉज द स्किन कैंसर टू द ह्यूमन बीइंग. सो दिस इज द harmful effect of the ultraviolet rays. So it is a protective layer and that is present between the troposphere and the stratosphere at the
इसका जो है 11 किलोमीटर्स के उसमें प्रेजेंट है। अगर इस डायग्राम को मैं फिर से फोकस करूं तो यहाँ पर आपको कुछ थिक और थिन दिखाई दे रहा है, राइट, थिक और थिन दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग बाद में लेंगे, दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर। अब हाउ इट इज फॉर्म दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। अब यूवी रेडिएशन का प्रोडक्ट कैसे है ये, तो बेसिकली ये कैसे बनता है कि हायर जो में जो ये होता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है यूवी रेज जो होती हैं इसको ब्रेक करती हैं। यूवी रेस उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन एटम में यहाँ पर इसको ब्रेक कर देती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू द ऑक्सीजन एटम बाय द यूवी रेस। अब ये जो है ये फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये प्लस ये क्या बना देता है, ओजोन लेयर, और ये भी क्या करता है प्लस O2, ये ओजोन लेयर। तो इन दिस वे the higher energy UV radiation splits apart some molecule of oxygen into the oxygen atom, and in return they just combine with the oxygen molecule and form the ozone layer. तो ये एक अलग से क्वेश्चन आता है, that's why I have taken in the separate slide कि ये कैसे बनता है कि हायर जहां पर ओजोन प्रेजेंट है वहां पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यूवी रेडिएशन जो है वो ब्रेक करता है, इस पर एक्ट करता है। और किस पर ब्रेक करता है, ऑक्सीजन एटम्स पर। अब ये ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म द ओजोन लेयर। सो इन दैट वे द ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इस तरह से बनती रहती है। और ये क्या करता है, यहाँ पर ये पे शो भी किया गया, यूवी लाइट से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहा है ऑक्सीजन एटम में, और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहे हैं और ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन कैसे हो रहा है, अब क्या होता है कि जो एक केमिकल है, सिंथेटिक केमिकल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं इसको। ये रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं और फ्रिज जो होता है उसमें ये यूज होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका स्ट्रक्चर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, फ्लोरीन क्लोरीन एंड कार्बन। अब ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। अब ये जब डंपिंग होती है इन सब की, मतलब कई जगह रिपेयरिंग नहीं होती है और डंपिंग होती है, तो क्या होता है कि CFC लीक हो जाता है इन जो जितने भी ये रेफ्रिजरेटर या फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, यहाँ से लीक हो जाता है और ये टॉप अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब एटमॉस्फेयर में जब जाता है तो क्लोरीन यहाँ से डिसोशिएट हो जाता है, तो क्लोरीन इससे डिसोशिएट हो जाता है और सिंगल जो क्लोरीन होता है वो ओजोन को ब्रेक कर देता है। अब क्या होता है कि सिंगल जो क्लोरीन जो है किससे यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन किससे रिएक्ट कर रहा है, ओजोन से क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है और फिर ये ऑक्सीजन एटम में चेंज कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इससे कि थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर हो रही है, क्योंकि ओजोन लेयर का तो डिप्लीशन होता चला जा रहा है CFC की वजह से। तो ये जो केमिकल है, ये सिंथेटिक केमिकल है जो ये इसको स्पॉइल कर रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि यूवी रेडिएशन जो सनलाइट का है, UVA UVB UVC, ये अब ओजोन लेयर को, क्योंकि ओजोन लेयर की थिनिंग हो चुकी है, उसे क्रॉस करके ट्रोपोस्फियर से अर्थ तक पहुंच रहा है और अर्थ में ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर रहा है। इट इज कॉजिंग द स्किन कैंसर, ये इसकी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब इसको जो साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, वो 1980 में साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया कि जो ओजोन की लेयर है वो थिनिंग ऑफ द ओजोन हो रही है। और इसको कैसे शो किया, एज द फॉर्म ऑफ द ओजोन होल। इसको क्या बताया कि इट इज अ ओजोन होल, ओजोन में छेद हो रहा है, दिस विल बी द ओजोन होल। तो ओजोन होल क्या है एग्जैक्टली ओजोन होल को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो सपोज ये एक ओजोन लेयर है, सपोज इतनी डेप्थ ओजोन लेयर है, तो यहाँ पर जब इसकी थिनिंग हो रही है तो ये क्या हो रहा है, श्रिंकिंग ऑफ द ओजोन लेयर हो रही है। ओजोन लेयर की जो डेप्थ है वो कम होती जा रही है, श्रिंक होता चला जा रहा है ओजोन लेयर। एंड अगर अर्थ से उसको देखो तो इट इज अपीयरिंग एज अ होल, एक छेद की तरह, होल, ओजोन होल की तरह ये अपीयर होता है व्हेन इट इज सीन दैट। सो साइंटिस्ट दे हैव ऑब्जर्व्ड देयर इज अ थिनिंग ऑफ द, और उसके साथ केस भी इंक्रीज हो रहे थे, स्किन कैंसर और कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो 1987 में एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया
अप्रोक्सीमेट 198 कंट्रीज से करवाया था, जिसमें कि कहा गया कि सीएफसी प्रोडक्शन को जो लेवल 1986 तक का लेवल है, क्योंकि 1987 में ये एग्रीमेंट पास हुआ था कि इसको आप क्या करो, इसको बंद करना पड़ेगा सीएफसी को आप यूज नहीं कर सकते हो जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें यूज हो रहे हैं। तो सब प्रोडक्ट्स में तो सीएफसी नहीं बंद हो पाया, बट रेफ्रिजरेटर में कुछ प्रोडक्ट्स में इन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो जैसे ये है एनवायरमेंट फ्रेंडली 100% सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर, दिस इज अ एग्जांपल आई हैव गिवन। तो मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स दे ऑल आर सीएफसी फ्री थ्रू आउट द वर्ल्ड अंडर दिस। और भी कहा गया था कि जितने भी प्रोडक्ट्स में सीएफसी यूज हो रहा है उसको कम से कम यूज किया जाए, सो द थिनिंग ऑफ दिस इट विल नॉट बी देयर। तो किसने ये एग्रीमेंट पास करवाया था और 198 197 कंट्रीज अप्रोक्सीमेट उन्होंने साइन किया था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट साइन कराया था टू फ्रीज द सीएफसी प्रोडक्शन एट 1986 लेवल तक, जितना सीएफसी प्रोडक्शन है उसको फ्रीज करने के लिए यहाँ पर कहा गया था। अब ये जो एग्रीमेंट है ये कोई एक्टिविटी दिया हुआ है। अब इसको एग्रीमेंट को पूछा गया कि कौन सा एग्रीमेंट था, तो एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि फाइंड आउट द लाइब्रेरी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो ये तो सीएफसी हो गया, आप इसे पूरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन देना, शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया जाता, सीएफसी वो ब्रैकेट में रखिएगा। Find out if the regulation put at the place to control the emission of this chemical have succeeded in reducing the damage of ozone layer. Yes, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो एग्रीमेंट क्रिएट हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1987 में आया था, जिसकी वजह से ड्रामेटिक रिडक्शन हुआ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस का, मतलब सीएफसी का यूज कम से कम यूज करना शुरू कर दिया था प्रोडक्ट्स में। दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ, हैज द साइज ऑफ द होल ओजोन होल ऑफ द ओजोन लेयर चेंज इन द रिसेंट ईयर। तो इसमें बहुत ज्यादा इसके लिए 100% तो नहीं है कि कितना रिडक्शन हुआ है साइज में, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जर्नली जो ओजोन होल है पास्ट 2 डिकेड से वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब डिक्रीज होने का मतलब होता है वो श्रिंक हो रही है जो लेयर, मतलब बन रहा है, थोड़ा बढ़ रही है थोड़ी लेयर। सो ये एक साइंटिस्ट की तरफ से है कि 2 डिकेड्स में फर्क तो आया है, बट दिस इज द एक्टिविटी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 198 कंट्रीज ने इसको एग्रीमेंट को साइन किया था और अपनी कंट्रीज में सीएफसी के यूज को बैन किया था। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस ओजोन। जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड दैट इज द गार्बेज। अब दूसरा है कि गार्बेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्मली एक पिक्चर की तरह मैंने यहाँ पे आपको ये शो किया हुआ है कि बड़े सारे बिन्स होते हैं। नॉर्मली जो हम लोग बिन यूज करते हैं वो तो 2 तरह के बिन को यूज करते हैं, ब्लू और ग्रीन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, बट कई बार हम लोग 5 या 6 बिन्स को भी शो करते हैं। कि नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, एग्जाम इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया कि लॉट ऑफ मटेरियल इज जनरेटेड, सम ऑफ दिस आर द वेस्ट मटेरियल, सम मटेरियल वी जस्ट थ्रो अवे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसमें पूछे गए हैं और जो कंसेप्ट यहाँ पर आया है क्वेश्चन आंसर में वो आया है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का। तो टाइप ऑफ वेस्ट जो हम लोग ये कंटेनर्स में जमा करते हैं या 5-6 कंटेनर्स में होते हैं, सपोज बायोडिग्रेडेबल है तो बायोडिग्रेडेबल में ड्राई वेस्टेज गार्बेज होता है, वेट गार्बेज होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है मेटल को अलग करना, ग्लास अलग करना, देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अलग करना, मेडिकल वेस्ट को अलग करना, इस तरह से अलग अलग हैजर्डस वेस्ट को अलग किया जाता है जहाँ से गैस का एमिशन होता है। तो अलग अलग कलर के डस्टबिन में हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं और इतनी तरह का वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम 6 और 7 डस्टबिन को शो करते हैं डिफरेंट कलर्स के, इन सब की इंपॉर्टेंस है और सेग्रीगेशन इसके अकॉर्डिंग ही होता है, मतलब इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है ह्यूमन बींग्स की तरह से। फिर एक एक्टिविटी आई है 13.5, कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम। यहाँ जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है ये सिर्फ आपको इसलिए दिखाया है कि जो ग्रीन कलर है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी है दिस कुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे, किचन वेस्ट हो गया, मिल्क पैकेट्स हो गया, एम्प्टी मेडिसिन हो गया। तो जो क्योंकि कंसेप्ट ये कहाँ पे कौन सा आने वाला है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल को हम लोग मैंने ग्रीन से यहाँ पे शो किया हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को येलो ब्लू से किया हुआ है।
अब इन्होंने कहा है कि आप एक कोई भी पॉट ले लीजिए, फ्लावर पॉट ले लीजिए, ओल्ड बकेट ले लीजिए, या कोई भी आपका स्कूल का कोई गार्डन हो, आपको कोई भी स्पेस मिल जाए तो छोटा सा आप गड्ढा करिए, उसमें आप कुछ मटेरियल को डंप कर दीजिए, जो भी आपके घर में प्रोड्यूस हुआ इस तरह का जो मटेरियल है जो डेली लाइफ में निकलता है, कोई छोटे कपड़े, फटे हुए कपड़े हो, ब्रोकन फुटवेयर हो, और उसमें थोड़ी सी सॉइल डाल दीजिए। उसमें आपने क्या डालना है, यू हैव टू पुट द सॉइल, यहाँ पर आया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर सॉइल डाल दीजिए। जब हम लोग यहाँ पे सॉइल डालते हैं 15 सेंटीमीटर में, और कुछ दिन बाद उसको आप देखो कि कौन सा मटेरियल चेंज हो गया और कौन सा मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, और अगर मटेरियल चेंज हुआ है तो वो कितना फास्ट चेंज हुआ है। सो दैट वाज अ क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड, और एज पर दिस क्वेश्चन जो हमें आंसर्स मिले हैं, वो आंसर्स मिले हैं हमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के लिए। So कुछ substance जो था that was broken down by the biological process that is said to be biodegradable, and these all are the example. This is a पोस्टर कि कौन कौन से यहाँ पे डिग्रेड हो जा सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है विच कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली बाय नेचुरल, अब इसमें से एंजाइम्स इस पे वर्क नहीं करते, डिकम्पोजर्स इस पे वर्क नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज है जो कि इनको डंपिंग होता है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, जैसे केमिकल हो गए, पेंट हो गए, प्लास्टिक गुड्स हो गए, रबड़ हो गए, मेटल हो गए, मेडिकल वेस्ट हो गया, दे ऑल आर द नॉन, मैक्सिमम जो मेडिकल वेस्ट है तो कुछ तो बायोडिग्रेडेबल है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सो दैट टाइप ऑफ द थिंग्स वी विल गेट इट एज अ गार्बेज। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे वर आस्क्ड ऑन द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल के एक तो क्वेश्चन है वो आगे आएंगे। एक और है कि मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट, ये दे आर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है जैसे हमारे बॉडी में आपने जब लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था तो आपने कहा था कार्बोहाइड्रेट है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एंजाइम वर्क करता है, जैसे एमाइलेज करता है, अगर फैट है तो उस पर लाइपेज करता है, ऐसे प्रोटीन पे प्रोटीएजेस करते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एंजाइम, कोई बैक्टीरिया, कोई सेप्रोफाइट नहीं है नेचर में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पे एक्ट करे। ये जब भी डिग्रेड होते हैं ये फिजिकल प्रोसेसेस से होते हैं, मींस अ लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ प्रेशर। अभी डिपेंड करता है कि कंडीशंस उनके लिए अवेलेबल है कि नहीं है। अब अगर ये कंडीशंस उनके लिए अवेलेबल नहीं है तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इट परसिस्ट इन द नेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दैट इज अ रीजन कि इसका स्पॉइल करता है हमारे एनवायरनमेंट को। Then again, there is an activity here. Many questions were asked here. Use the library or internet to find out more about the biodegradable and non-biodegradable. ये discuss हो चुका है last slides में। फिर एक question है, how long are the various non-biodegradable substances expected to last in the environment? This is the answer. कुछ plastic bottles हैं वो 400 years भी डिकम्पोज होने में करते हैं, इवन इफ यू आर पुटिंग इट इन द लैंडफिल 100 and 1000 years तो लगते भी हैं, और ये 400 years 450 years तक भी लगा देते हैं, तो इतना टाइम तक ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, these days new type of plastics which are said to be biodegradable are available, find out more about such material whether they do or do not harm the environment। तो yes, that is present in the environment, they do not spoil the environment, क्योंकि बायोप्लास्टिक्स अवेलेबल है, कुछ है कॉस्टली है इसलिए कम यूज होते हैं, और एल्गी बेस्ड प्लास्टिक्स भी अवेलेबल है। ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, कॉर्न स्टार्च है, शुगर केन के बनते हैं, सब प्लांट के आइटम्स है, कॉर्न हो गया, स्टार्च हो गया, तो ये डिग्रेडेबल है। तो दीज बायोप्लास्टिक्स आर अवेलेबल। एल्गी बेस्ड प्लास्टिक्स जो है ये भी फुली बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, बट 7-8 months लेते हैं। तो दैट इज एक्टिविटी विच वर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब हाउ कैन वी मैनेज द गार्बेज, एक और एक्टिविटी आया कि यू हैव टू विजिट एनी टाउन और सिटी, यू जस्ट फाइंड आउट द हीप ऑफ गार्बेज। टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत सारे रैपर्स होते हैं, तो फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू वेस्ट जनरेटेड एट होम। तो वेस्ट जनरेटेड को हम लोग क्या करते हैं, गार्बेज बिन्स में डालते हैं, उसे सेग्रीगेट करते हैं। फिर इसमें आया है फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, दे डील विद द वेस्ट। आर देयर इज एन मैकेनिज्म? यस है मैकेनिज्म। डंपिंग प्लेसेस है, वहां पे सॉर्ट आउट होता है, सेग्रीगेशन होता है, और फिर जो मैटर्स वगैरह होते
होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनके लिए अलग प्रोसेस होता है और बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग प्रोसेसेस होता है, और ये हर सिटी हर टाउन में होता है. Again, our activity, that is a activity, calculate how much waste is generated at home per day, calculate how much waste is generated classroom. अब ये डिपेंड करता है, इसमें मैंने कोई कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाया है, बट ये डिपेंड करता है आप क्या कि ये कितना कैलकुलेट करते हैं. छोटी फैमिली हो तो कम वेस्ट आएगा, छोटा क्लासरूम साइज है तो कम आएगा. मीन्स इफ यू आर हैविंग फॉर 30 स्टूडेंट्स उसका कम होगा, 50 स्टूडेंट ज़्यादा होगा. तो हाउ कैन यू डील विद द वेस्ट, अगर स्कूल में वेस्ट होता है या कैसे होता है. तो नॉर्मली वेस्ट इज सेग्रीगेटेड, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं उसे सेग्रीगेट करते हैं, कंपोस्ट पिट्स पे डालते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग होती है, लैंडफिल्स पे जाता है, सो कलेक्शन हो जाता है वहां से, एमसीडीज है वहां से, एंड दैट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ. ये किसका है, ये बायोडिग्रेडेबल का है. नॉन बायोडिग्रेडेबल की प्रोसेसेस अलग चलती हैं. One more activity is there, that is about the सीवेज. सीवेज के लिए क्या पूछा गया है कि अगर सीवेज का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो तो वो वाटर बॉडीज में और वाटर को स्पॉइल करता है और सॉइल में मिल जाता है. तो सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन ये कॉज करता है. तो एक फिर इसमें क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्री इन योर लोकेलिटी ट्रीट द वेस्ट. अब ये भी डिपेंड करता है कि वेयर यू आर लिविंग. आप मेट्रो सिटीज में हो या छोटे प्लेसेस में हो, तो वहां पर मेट्रो सिटीज में तो हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मिल जाते हैं जो कि प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का. अदरवाइज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, ऑन साइट सीवेज फैसिलिटीज है, सेप्टिक टैंक्स हैं. दीज आर द आंसर्स वेयर यू विल गेट इट, कि जिसका इसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होता है. क्योंकि अगर ये वाटर में मिल जाता है तो वाटर में हमें वाटर बोर्न डिजीजेस हो जाती हैं. राइट. फिर एक और यहाँ पर एक्टिविटी के फॉर्म में आया था कि आजकल पैकेजिंग मटेरियल बहुत निकलता है. जब भी हम कुछ खरीदते हैं, कुछ खाते हैं, इस तरह के बॉक्सेस हमको मिलते हैं, इस तरह का पैकेजिंग मटेरियल मिलता है. अब ये कुछ मटेरियल तो बायोडिग्रेडेबल है और कुछ मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो ये इसके लिए क्या सोल्यूशन है. तो नॉर्मली आजकल जो हमारे खाने वाले जो पैकिंग मटेरियल होता है वो ज्यादातर आजकल तो बायोडिग्रेडेबल मिलने लगा है हमको, क्योंकि ये कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि दे हैव बैंड. और जो हमारे पास मटेरियल जो होता है जैसे कार्टन्स वगैरह होते हैं वो भी जो पेपर के होते हैं ज्यादातर, हमने प्लास्टिक वैसे भी बैन हुआ है. तो यहाँ पे कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं. डिस्पोज ऑफ करने का तो एक ही तरीका होता है, क्योंकि पेपर भी इजीली बायोडिग्रेडेबल है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है. इसमें भी जो आइटम कॉर्न स्टार्च या शुगर केन का बनता है, बैम्बू का बनता है, वो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है. सो यहाँ पर मैंने यहाँ पे दे दिया है कि अगर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है पेपर और सेलुलोज का, वो तो इजीली बायोडिग्रेडेबल, मतलब इजीली मतलब डिसअपियर हो जाएगा, थोड़े टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. बट अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है तो फिर से वही हो जाता है कि इसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है और डिफरेंट प्लेसेस पर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है. फिर आजकल एक और इस पे आया था, एक छोटा सा इन्होंने केस स्टडी दिया था कि इसको इन्होंने दिया था कि जैसे ट्रेन्स वगैरह में या रेलवे स्टेशंस में चाय बहुत पी जाती है. राइट. तो पहले जब चाय के लिए इस तरह के ग्लासेस या फिर कप्स यूज करे जाते थे, और उन कप्स को वॉश करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी ट्रेन्स आती थी, तो उसको वॉशिंग में क्या करते थे, कप्स उठाए पानी में डाले, तो यहाँ पे हाइजीनिक प्रॉब्लम्स आते थे. जो वेंडर्स होते थे वो कई बार बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली इनको वॉश आउट नहीं करते थे. तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आई, मतलब डिजीज रिलेटेड आई. तो इसमें क्या हुआ कि फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डिस्पोजेबल कप्स को यूज किया जाए. लेकिन डिस्पोजेबल कप्स कौन से यूज हुए, ये प्लास्टिक के कप्स पे यूज हुए. अब वहाँ इतनी लार्ज क्वांटिटी में डिस्पोजेबल कप्स आ गए, ये पूरा आपके एनसीईआरटी में दिया है कि अब उसको डिस्पोज करना मुश्किल हो गया. वो कप्स किस चीज के थे, प्लास्टिक के थे. प्लास्टिक तो ऐसे भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है और उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है. फिर एक और पॉलिसी आई कि कुल्हड़ को यूज किया जाए. कुल्हड़ आपने देखे होंगे, क्ले के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, और चाय पीने में भी बड़ा मजा आता है इसमें, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है. लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या आ गई कि कुल्हड़ के लिए जो मिट्टी निकालनी वो टॉप सॉइल थी, और टॉप सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है. अब फर्टिलिटी जो थी सॉइल की वो खत्म होने लगी. तो पहले एक की जगह दूसरा लिया प्लास्टिक, यहाँ प्रॉब्लम आई. तो अब क्या डिसाइड हुआ, अब आ गए नए जो रूल है वो पेपर कप्स आ गए. राइट. पेपर इसका डिस्पोजेबल कप्स है. तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पेपर कप्स का क्या एडवांटेज है. तो पेपर कप्स रिसाइकलेबल है, बायोडिग्रेडेबल है और रेन्यूएबल सोर्सेज से बने हुए. तो इससे क्या होता है, एक तो जितने
मिनरल्स वगैरह रिसोर्सेज डिप्लीशन रुक जाता है, और बायोडिग्रेडेबल है तो आराम से डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, रिसाइकलेबल है तो इसके मतलब दोबारा से ये जो प्रोसेस है ये रिसाइकिल होकर दोबारा भी बन सकते हैं। सो दैट वाज अगेन अ केस स्टडी। एक और यहाँ पर था, इस एक्टिविटी में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 2 क्वेश्चंस दिए थे कि हैजर्डस मटेरियल जो होता है, कौन कौन सा हैजर्डस मटेरियल जो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से मिलता है। तो इसमें क्या मेनली कैडमियम होता है, लेड होता है, मरकरी होता है, क्रोमियम होता है, जो बहुत ज्यादा होता है कई चीजें हैं बट ये बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता है। और ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल के ये अफेक्ट कैसे करता है एनवायरमेंट को। सो नॉर्मली ये वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन करता है, और ये रिसाइक्लेबल साइट्स में अगर हम यूज हो जाता है तो ये रिसाइक्लेबल तो है नहीं मटेरियल। बर्न अगर इसको हम करते हैं तो इसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं। क्वेश्चन था हाउ वुड दिस मटेरियल अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो अगर इसे बर्न करेंगे, हीट करेंगे तो इसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं जो हार्मफुल है। और अगर इसको हम टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को रिलीज कर देंगे सॉइल में तो एयर, सॉइल, डस्ट, वाटर एट रिसाइक्लेबल साइट पर नेबरिंग कम्युनिटीज में ये डिजीजेस कॉज करता है, स्पेशली बच्चों में, बड़ों में बहुत ज्यादा। ये सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में से जो रिलीक होते हैं मैटर्स, ये बहुत हार्मफुल होते हैं, राइट। एक और लास्ट एक्टिविटी दिया हुआ है कि जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसकी प्रोसेस क्या है। तो ये जो इन्होंने ऐड किया है, इसको क्या करते हैं, आपने देखे होंगे कई सारे बेंचेस और इसमें लिखा होता है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को रिसाइकिल कैसे किया जाता है। प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं, उसे सॉर्ट आउट करते हैं, फिर क्लीन करते हैं। श्रेडिंग का मतलब छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, जैसे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसको मेल्ट कर लिया और फिर रिफॉर्म कर लिया, जो भी शेप देनी है। तो एक पिक्चर है यहाँ पे, प्लास्टिक वेस्ट हमें कई तरह का मिलता है उसको, क्योंकि इसको डिस्पोज ऑफ करना हमने पढ़ा था 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, 450 430 ईयर्स लग जाते हैं डिस्पोज ऑफ में। तो इस तरह की हमारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाता है। बहुत एनजीओज भी करते हैं काम, ट्रांसपोर्ट करके इसको रिसाइक्लेबल सेंटर में जाता है, ऐसे सॉर्ट आउट करता है डिफरेंट तरह के जो प्लास्टिक्स होते हैं, फिर उसकी शेडिंग हो जाती है, छोटे छोटे पीसेस में काट के वॉश किया जाता है, फिर उसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट में उसको प्लास्टिक मिल जाता है और उसके बाद उसको न्यू प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो ये जितने भी 1 2 3 4 जितने भी हैं, कलेक्शन, सॉर्टिंग, क्लीनिंग, शेडिंग, मेल्टिंग, रिफॉर्मिंग, you have to learn that, right? So इस समरी क्या थी इस टॉपिक में, जो हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया। एक ओजोन लेयर कैसे बनता है, उसका डिप्लीशन कैसे होता है। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन किससे होता है, सीएफसी से होता है, कार्बन, सीएफसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज। तो क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, और ऑक्सीजन और क्लोरीन में इसको डिवाइड करती है, और यूवी रेस को ये प्रोटेक्ट करता है ओजोन, और डिप्लीशन को ये सॉर्ट आउट करता है। तो ये ओजोन है कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ओजोन लेयर है। और दूसरा, हाउ कैन वी मैनेज द गार्बेज। गार्बेज को, इतना सारा गार्बेज हम लोग करते हैं, उसको बहुत सारे तरीके हैं इस तरह के सॉर्टिंग आउट करके, एंड दैट कैन बी मैनेजेबल। सो दैट्स ऑल हियर। This was the third one, and I hope you liked the video. Please like and subscribe. And the other videos में पूरा chapter 3 videos में cover हुआ है, and you can just go through that and you like and subscribe. Thank you so much.